गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स और गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स आज हम डिफरेंट टाइप्स जो हीटिंग के होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि जो भी हमारे बेसिक टाइप्स हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हीटिंग हो, आर्क हीटिंग हो, या इंडक्शन हीटिंग हो, या हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो, टाइप्स ऑफ हीटिंग है ना। उनमें आपका क्या प्रोसेस यूज होती है उसको हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो सबसे पहला हमारा टाइप्स होता है हीटिंग का, वो होता है रेजिस्टेंस हीटिंग, जो आपका जनरली यूज होता है। और इस हीटिंग को हम जनरली अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं, यूज भी करते हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे चीज़ें हैं जो हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो उसमें हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि जो अलग अलग टाइप के हीटिंग्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे उन्हें प्रिंसिपल हमारा काम करता है, कैसे हमारा उसमें उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उसका बेसिक फंडा होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिस्टेंस हीटिंग की, तो हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हीट लॉस को प्रोड्यूस करता है। जो I²R हमारा होता है ना, हीट लॉस हमारा I²R वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग का। गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी मटेरियल में, सब्सटेंस में करंट फ्लो कराते हैं, है ना, अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो एक पावर लॉस हमारा होता है जिससे हमारी हीट एनर्जी निकलती है और उसी से हमारी हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं I²R। ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ते हैं कि जो हमारा पावर होता है वो किसी रेजिस्टेंस में वो I²R होती है। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल है बेसिक, वो वर्किंग, चाहे वो हमारा ड्राइंग पर्पस के लिए, सुखाने पर के लिए यूज होता हो, बेकिंग ऑफ पोट्रीज़, जो भी आपके बेकिंग सिस्टम होते हैं, है ना, जैसे पेटीज आपका हो गया या आपके बर्गर, उन सबको गर्म करने के लिए, उनका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, कॉमर्शियल हो हमारा या डोमेस्टिक कुकिंग पर्पज़ हो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हीट ट्रीटमेंट सिस्टम हमारे होते हैं, मेनली यूज होते हैं एनीलिंग एंड हार्डनिंग। इनको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, एनीलिंग एंड हार्डनिंग। तो एनीलिंग का मतलब आपका होता है कि सपोज हमें कोई भी लोहा हमारे पास है, आयरन है, उसको हमें शेप देनी है, तो पहले क्या करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, और पिघला के उसको हम किसी भी अपनी रिक्वायर्ड शेप में चेंज कर सकते, ठीक है। तो वो हमारा होता है एनीलिंग। और उसको हार्डनिंग करना है, मतलब उसका स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, तो वो हमारा हार्डनिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इस तरह से हमारा ये रेजिस्टेंस हीटिंग यहाँ पे काम करता है, उसकी वर्किंग में आता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में हम रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा ड्राइंग सिस्टम हो, सुखाने के लिए हम किसी को चीज़ यूज़ करें, बेकिंग सिस्टम हो, कुकिंग का हो आपका, या और भी कोई भी हमारा पर्पज़ उसमें हो सकता है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, सिंपली रोड होती है पानी गर्म करने की, वो भी आपका रेजिस्टेंस हीटिंग है। तो इस तरह से हमारे हम किसी भी पर्पज़ के लिए रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस हीटिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, और तीसरा होता है इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग। तो इन तीनों टाइप को हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि हमारे जो ये तीनों टाइप्स हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है, या आपका हमारा इंफ्रारेड रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या प्रोसेस अप्लाई होती है। बहुत ही सिंपल सा है, चीज़ें आपको यूज करते हैं तो आपकी समझ में आ जानी चाहिए।
अब जो भी आपको बताया जा रहा है सभी की समझ में आ रहा है? आपको आवाज़ सही से आ रही हो, है ना? अगर ये चीज़ सब है तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है, और हमारा इंफ्रारेड रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या प्रोसेस अप्लाई होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की। ओके, तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या करते हैं, है ना, आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा कि इन दिस मेथड इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज इन अ मटेरियल और चार्ज टू बी हीटेड। यानी कि डायरेक्टली हम जिस भी चार्ज को या मटेरियल को हमें हीट करना है, डायरेक्टली जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको हम इमर्ज कर देते हैं, उसके अंदर डुबो देते हैं। अब चार्ज आपका चाहे वो पाउडर की फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो, पीसेस की फॉर्म में हो, वो कोई भी आपका सिस्टम हो सकता है। जैसे ही हम उसको चार्ज में डुबोएंगे, इमर्ज करेंगे, तो हमारा हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। हीटिंग कहाँ से आएगा? जब हम इलेक्ट्रोड्स को हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें आप डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। डायग्राम आपको अब, हाँ, ये आपको शो हो रहा होगा। डायग्राम की अगर हम देखें तो एक हमारा चैम्बर है पूरा, जो पूरा आपका एक पर्टिकुलर उसको पॉट, बर्तन हम कह सकते हैं। उस बर्तन में हमारा जो ये सर्किल टाइप के आपके बने हुए हैं, ठीक है, नहीं, ये हमारा चार्ज उसमें रहता है कि आपका जिस भी मटेरियल को आपको, चाहे उसको हम लिक्विड फॉर्म में कर दें या आपका किसी पाउडर की फॉर्म में हम उसको कर सकते हैं। और हमारे इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं। अभी आपको 2 इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रहे हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स हमारे यहाँ पर क्यों हैं? कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इस सिस्टम में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज किए हैं? 3 इलेक्ट्रोड्स हमने क्यों नहीं यूज किए? जल्दी से आंसर दीजिए आप कि यहाँ पे हमने 2 ही इलेक्ट्रोड्स क्यों रखे, एक प्लस का, एक हमारा माइनस का। 3 इलेक्ट्रोड्स हमने क्यों यूज नहीं किए? 3 भी हम कर सकते हैं। जल्दी से एक आंसर दे दीजिए आप। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप सब उसके बारे में जानते भी हैं। गुड, तो एक आंसर है कि आपका डीसी सप्लाई लिखा हुआ है। आपको देखो सप्लाई यहाँ पे डीसी है, लेकिन डीसी के आगे एसी भी लिखा हुआ है। अगर हम डीसी के आगे देखें तो एसी भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली डीसी सप्लाई है तो 2 ही पॉइंट हमें चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो एसी सप्लाई भी लिखा हुआ है। फिर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स क्यों शो किए हुए हैं? गुड, आकांक्षा ने आंसर दिया है कि ये सिंगल फेज सप्लाई है। तो ये चीज़ें आपको पता है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज़ में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारी सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है। ममता ने आंसर दिया कि ये सिंगल फेज एसी या डीसी दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अब बाकी स्टूडेंट्स भी आपके आंसर्स अच्छे से आ जा रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे सप्लाई है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है। अगर यहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई दे देंगे तो हमें 3 इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिखाने होंगे, 1 2 3, एक इलेक्ट्रोड हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही हम इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं डायरेक्टली, इसका नाम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इसलिए रखा गया है कि हम इसको डायरेक्टली इमर्ज कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे चार्ज है, ये इस चार्ज में हमने डायरेक्टली दोनों इलेक्ट्रोड सीधे सीधे हमने इमर्ज कर दिए हैं। और जितना आपका जो भी करंट फ्लो होगा पूरा का पूरा हमारा इस चार्ज में फ्लो होगा और हमारा हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको, वैसे तो एग्जाम्पल बहुत आपके होते हैं, सीधा सीधा आपको पानी को गर्म करना है, पानी में आपको हीटिंग प्रोसेस अप्लाई कराना है, करंट फ्लो कराना है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली ओपन वायर उसमें छोड़ दिया तो वो हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो जाता है। जैसे आपका साल्ट
बाथ फर्नेस होता है, इलेक्ट्रोड बॉयलर्स हमारे होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जाम्पल होते हैं। अब इसको हम एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और देख लेते हैं। ये तो आपका डायरेक्ट सिस्टम हो गया। देखिए एक आपको डायग्राम और मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड्स बॉयलर का आपका रहता है, ये आपका 3 फेज सप्लाई है। तो सेम चीज़ आपके यहाँ पे है कि हम सिंगल फेज सिस्टम यूज कर सकते हैं या आपका 3 फेज सिस्टम यूज कर सकते हैं। हमें ज़्यादा बड़े सिस्टम को हीटिंग प्रोसेस करवाना होता है, ज़्यादा बड़े चार्ज को हीट कराना होता है तो हम 3 फेज सप्लाई यूज करेंगे। छोटी चीज़ें आपको गर्म करनी है तो हम सिंगल फेज सप्लाई या डीसी सप्लाई यूज वहाँ पे हम कर सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट तो हमने पढ़ लिया, अब इनडायरेक्ट में क्या होता है देखा था। अब हम ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आपको क्या चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं, जो पहला वाला डायग्राम था और इस डायग्राम में देखिए सारी चीज़ें कॉमन हैं। बेसिक डिफरेंस क्या सब आपको नज़र आ रहा है। आपका वही पूरा एक चैम्बर है, इस चैम्बर में आपका नीचे चार्ज है, हीटिंग चैम्बर आपका ऐड हुआ है केवल, बाकी रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट है, ये आपका सप्लाई आपकी है ही है। 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। तो बेसिक डिफरेंस आपको क्या लग रहा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस तो कोई मतलब नहीं है, वो तो आपका इलेक्ट्रोड्स से ही आपका हीटिंग एलिमेंट है, इलेक्ट्रोड्स को ही हमने हीटिंग एलिमेंट शो कर दिया है। एक जो हीटिंग चैम्बर है ये ऐड अलग, रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, आपका जो एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है हीटिंग चैम्बर बना हुआ है। पहले वाले में आपका हीटिंग चैम्बर नहीं था, डायरेक्टली हमने चार्जेस को इमर्ज किया हुआ था, इलेक्ट्रोड्स को हमने इमर्ज किया हुआ था, जो भी हमारा नीचे मटेरियल है चार्ज है जिसको हमें हीट करना है। यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली इमर्ज नहीं किया, हमने हीटिंग चैम्बर में पहले हम सप्लाई दे रहे हैं और वहाँ से हम उसका इफ़ेक्ट ले रहे हैं। तो इसको दोबारा समझ लीजिए, जो हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है उसमें हम डायरेक्टली इनको इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज कर देंगे, जबकि इनडायरेक्ट में हमारा क्या होगा, जो रेजिस्टिव एलिमेंट है ना, वो हमारा एक चैम्बर में बंद है, उसके बाद वो आपका हीटिंग इफ़ेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपकी जो रोड्स होती हैं पानी गर्म करने वाली, जिसको बोलते हैं कि पानी की रोड, पानी गर्म करने वाली रोड है, वो आपका इमर्जन वाटर हीटर्स कहते हैं। मतलब रोड्स आपकी होती हैं, ठीक है नहीं, और वो हीटिंग इफ़ेक्ट देते हैं, उनका वायर आपका अंदर होता है लेकिन वो आपका हीटिंग इफ़ेक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। रूम हीटर हमारे होते हैं, है ना, डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली आपके हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस ओवन्स होती हैं, जैसे आपकी ये आपने सुना होगा ओवन, ओवन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि आपका ओवन क्या होती है। तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हमारा हम उसको डायरेक्टली इमर्ज कर देंगे जो हमारे इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, इनडायरेक्ट में हम उसको किसी पर्टिकुलर हीटिंग चैम्बर में बंद करके और उसका इफ़ेक्ट लेंगे, चाहे वो कंडक्शन से हो, चाहे कन्वेक्शन से हो, चाहे रेडिएशन से हो। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट कहाँ किए हुए हैं बच्चे, ये तो आपने डायग्राम भी देखा होगा, हीटर सबने देखे हुए हैं। ये दोनों शॉर्ट कहाँ हैं आपस में, एक से आपने प्लस कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे से हमने माइनस कनेक्ट किया हुआ है। ये तो आपका हीटर में होता है, हीटर का आपने एलिमेंट देखा होगा, जो हीटर का एलिमेंट होता है एक प्लस से कनेक्ट होता है आपका एक कोना, और दूसरा जो उसका सिरा होता है, दूसरा जो कॉर्नर होता है वो आपका दूसरे सप्लाई मतलब नेगेटिव से कनेक्ट होता है। उसी से आपका हीटिंग इफेक्ट निकलता है। हीटिंग इफेक्ट आपका I²R से निकल रहा है, मतलब उससे जो हीट निकलेगी I²R वो आपका काम करता है। अब हम ओवन की बात कर रहे हैं, तो ओवन आपने देखा हुआ होगा, रेजिस्टेंस ओवन ही होता है आपका। ये एक ओवन का डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये सबने देखा हुआ है। ओवन क्या होती है, ओवन किसी को पता है? कोई एक एप्लीकेशन ओवन का, ज़्यादा नहीं, एक एप्लीकेशन आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ ओवन, रेजिस्टेंस ओवन आपकी क्या होती है।
यूज्ड फॉर बेकिंग, एक एग्जांपल आया है आपका ओवन का कि जो हमारी ओवन होती है वो बेकिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। ऑब्वियसली जब हम आजकल की लाइफ में तो ये कॉमन चीज़ें हो गई हैं कि आपका पेटीज, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब आपको गर्म चाहिए, है ना। ठंडी चीज़ें ये पसंद भी नहीं होती, बेकार हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, आपका बेकरी से जाते हैं, उनका नाम ही बेकरी होता है ना, कि बेकरी में गए तो वो क्या करता है, आपका एक बॉक्स आपका रहता है और उस बॉक्स को डोर को ओपन करता है और अंदर उसको रखता है आपका, चाहे वो पेटीज हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो आपका हो, वो कहता है मुश्किल से आपका 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वो चीज़ आपको गर्म करके दे देता है। तो वो ये आपका ओवन होती है। घर में भी इसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को गर्म करने के लिए, कि आपका कोई चीज़ आपने रखी है ना, सामान ठंडी, ऑब्वियसली अगर विंटर्स में हम ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमें ठंडी चीज़ें पसंद भी नहीं होती है और खाई भी नहीं जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली आपका एक ये हर्थ होता है, HEARTH, ये आपका मतलब एक कहेंगे भट्टी है आपकी, सिंपली कहें फर्नेस कहेंगे इसको, कि हम इसको डोर को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सामान अपना रख देते हैं। जो भी हमारा रिफ्रैक्टरी मटेरियल है वो यहाँ पे रखा जाता है, चाहे वो आपका अभी मैंने नाम लिए कि बर्गर, पेटी, ये सब कॉमन चीज़ें आजकल की हैं जो वैसे हमें नहीं खानी चाहिए लेकिन फिर भी हम खाते हैं, जंक फूड में आता है सीधा ये। तो वो सामान यहाँ पे हमने रखा, है ना। और ये आपका ऊपर इसके इंसुलेटिंग होता है, यहाँ पे हमने हीटिंग एलिमेंट उसका रहता है जिससे वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और डोर को ओपन किया तो आपका उसके अंदर जो भी मटेरियल आप रखोगे उसको रख दोगे। हाँ, खाना अगर आपको गर्म करना है तो वो बहुत अच्छा है कि आपका खाना ठंडा हो गया है तो आप इसमें रख के खाने को गर्म कर सकते हो ओवन में। लेकिन बाकी चीज़ें अगर हैं आपके तो फिर तो वो यूज हम करते हैं भले ही, लेकिन वो हमें नुकसान देती हैं। बट फिर भी कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें वो चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो ओवन में क्या करते हैं हम, आप सब इसके बारे में जानते हैं कि एक तरीके से हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है नहीं। अब ये तो हमने बात की कि आपका इसको मैं एक उस पर लाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग है या ओवन हमारी होती है, उसमें हमारा ओब्वियसली हम चीज़ों को गर्म तो कर ही रहे हैं, हीट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन कौन से लॉसेस हैं जो ओवन में या हम बेकिंग सिस्टम जब करते हैं उसमें हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, हीट यूज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ ओवन। सबसे मेन जो हमारा इफ़ेक्ट है वो होता है ये वाला, कि आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हम जो भी हीट यूज कर रहे हैं वो हम कौन सी हीटिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्या उनसे हीट हमारी जा रही है, ये सब लॉसेस भी आपके हो सकते हैं कि एक्स्ट्रा हो रही है। फिर आपका वॉल्स जो हमारी चारों तरफ दीवार्स हैं उसमें कितनी हीट आपकी जा रही है। फिर बार बार डोर को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उसमें भी आपने डोर को ओपन किया, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो ओबियसली टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट, जब हम डोर को ओपन करेंगे अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा। क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा सभी की। जब भी हम ओवन का गेट ओपन करेंगे तो अंदर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है पहले से ही, ओबियसली हीटिंग एलिमेंट रखा हुआ है, और बाहर हमारा टेम्परेचर कम है, तो वो टेम्परेचर इफ़ेक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा। गुड, तो सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं कि जो अंदर ओवन का टेम्परेचर है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होगा। ये कौन सा इफ़ेक्ट होता है, ये इफ़ेक्ट कौन सा होता है, इसका नाम क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हमारा टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है। इसको कौन सा इफ़ेक्ट बोलते हैं, आपने साइंस में या फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी को याद है।
जो हमारा टेम्परेचर है वो हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ ट्रांसफ़र होता है। इफ़ेक्ट का नाम बताना है कि ये कौन सा इफ़ेक्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम जब विंटर होती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो हमें ठंड क्यों लगती है? क्योंकि या जब समर आती है तो हमें गर्मी क्यों लगती है, हमें ज़्यादा टेम्परेचर क्यों महसूस होता है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारा जो शरीर है उसका टेम्परेचर कम है, इसलिए बाहर से टेम्परेचर हमारी तरफ आता है, इसलिए हमें गर्मी का एहसास होता है। विंटर्स में बाहर का टेम्परेचर कम होता है, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा टेम्परेचर आपका बाहर की तरफ जाता है, विशिष्ट ऊष्मा के कारण होता है। मैंने इसको इफ़ेक्ट का नाम पूछा है, आपने पढ़ा भी होगा सीबेक इफ़ेक्ट, सुना होगा सबने, सीबेक का प्रभाव। सीबेक इफ़ेक्ट आपका होता है, मैं सही बता रहा हूँ? सीबेक इफ़ेक्ट सभी ने सुना हुआ है? तो ऑब्वियसली आप मतलब वहाँ तक पहुँच रहे थे कि विशिष्ट ऊष्मा होती है आपकी, या थर्मोडायनेमिक्स होती है, थर्मोइलेक्ट्रिक प्रोसेस होती है, लेकिन उसको हम सीबेक इफ़ेक्ट कहते हैं। चलिए, तो इसके कारण हमारे लॉसेस भी रहते हैं, तो उन लॉसेस को भी हमें काउंट करके चलना होता है कि आपका कैसे कैसे हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक मेथड हम और यूज करते हैं, अभी हमने 2 मेथड पढ़ लिए हैं, तीसरा हमारा होता है इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग। ये भी आपने देखा होगा, महसूस किया हुआ है। हम इसमें लैंप यूज करते हैं आपका, जैसे ओवन को ही एग्जांपल ले लें, उसमें अगर हम रेडिएशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, मीन्स आपने देखा होगा कि एक बल्ब लगा होता है, सिंपली, है ना, बल्ब आपका लगा हुआ है, अगर वो फिलामेंट बल्ब आपका लगा हुआ है तो वो एक तरीके से दोनों कंडीशन में आपका वो कंडीशन भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन वहाँ पे आती हैं कि आपका जो भी हीटिंग प्रोसेस है वो एक तरीके से हमारा चाहे वो रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो, या हमारा रेडिएंट हीटिंग हो। तो जब हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसके लिए हम इंफ्रारेड या रेडिएंट हीटिंग का यूज करते हैं। और इसमें आपका जैसे पेंटिंग वगैरह आपकी जो होती हैं, है ना, उसमें उनको सुखाने के लिए हम ये रेजिस्टेंस हीटिंग या रेडिएंट हीटिंग का यूज करते हैं। जो मेथड पढ़े हुए थे आपने, आपको अगर याद हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो तीनों आपके एक तरीके से वो रेजिस्टेंस हीटिंग का ही एग्जाम्पल हों, चाहे हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो रहा हो, चाहे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो रहा हो, या हमारा रेडिएशन या रेडिएंट हीटिंग यूज हो रहा हो। तो ये हमारे सारे रेजिस्टेंस इफेक्ट का है, और रेजिस्टेंस में सीधा सीधा आपका I²R इफेक्ट होता है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम यूज करते हैं, चाहे आपका कोई भी हीटिंग है। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल भी है, रेजिस्टेंस हीटिंग में हम कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हम देखते ही हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस चेंज कर दें एलिमेंट का, तो आपका ओबियसली ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, तो उतना ही I²R ज़्यादा होगा, आपका करंट चेंज होगी और आपका हीटिंग इफेक्ट चेंज हो जाएगा। या ऑन ऑफ टाइम आपका हम सप्लाई का चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका जो बेकिंग सिस्टम है या ओवन सिस्टम है, उसमें ये तो होता है, हमें अगर यूज ही नहीं करना है तो उसको ऑन करना बेकार है, तो हमें जब चीज़ों को गर्म करना हो उनको ऑन करेंगे, जिससे हमारा कितनी देर ऑन रख रहे हैं, कितनी हमारे टेम्परेचर कंट्रोल में
कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम नॉर्मली टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी हमारे जो मेथड्स हैं उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आपका टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, चाहे वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो, मतलब हमने डायरेक्टली इमर्ज किया हुआ के अकॉर्डिंग, चाहे वो हीटिंग इफेक्ट हमारा है उससे हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होगा। और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, वो रेडिएशन इफेक्ट या रेडिएंट सिस्टम हो सकता है। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप्स के जो हमारे मेथड्स हैं रेजिस्टेंस हीटिंग के, वो हम रियल लाइफ में देखते भी हैं या हम उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो बाकी मेथड्स हैं। बाकी मेथड्स में जैसे आपका आर्क हीटिंग की, तो डायग्राम ये आपका अलग अलग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं आर्क हीटिंग के लिए। उसमें आपको दिख जाएगा कि जो हमारा इफ़ेक्ट है आर्क हीटिंग का वो कैसे काम करता है। तो मैं डायग्राम से आपको शो करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि जो हमारा आर्क हीटिंग होता है वो कौन कौन से सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं। तो आर्क हीटिंग में जो वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं जिससे हम आर्क डेवलप करते हैं, है ना। ठीक है, अब वो सिस्टम सेम ही होते हैं, जैसे हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है या इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, ऐसे ही हमारा आर्क सिस्टम में होता है कि आपका फर्नेस होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होंगी। तो डायग्राम से आपको दिख जाएगा कि वो डायरेक्ट आर्क फर्नेस है या इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस है। आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा। ठीक है, डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग यूज किया था कि अगर हम इलेक्ट्रोड से जो आर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्टली चार्ज पर डाल रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि दो इलेक्ट्रोड हैं और उनसे जो आर्क निकल रहा है वो सीधा का सीधा चार्ज में जा रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट आर्क फर्नेस होगा। ऐसे ही अगर हम इसको इनडायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब आर्क डेवलप हो रहा है पहले और उसका इफ़ेक्ट जा रहा है, उसका जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो हमारा जा रहा है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होगा। तो इस टाइप से हम आर्क सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब आर्क सिस्टम में हमारा जो भी हम वो कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपकी होती हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपका है ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है उसका, कितना उसका कंजप्शन है, क्या उसकी कॉस्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें काउंट करने होते हैं कि वो आर्क तो डेवलप कर रहे हैं लेकिन वो कौन से प्रोसेस में हमारा यूज हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो वेल्डिंग होती है उसमें आर्क प्रोड्यूस होता है ना। जब हम वेल्ड करते हैं तो आपके आर्क निकलती है वहाँ से हमारी, तो उसका हम हीटिंग इफेक्ट यूज करके आपका आर्क हीटिंग के लिए उसको हम यूज करते हैं। और ओबली आपका ये ज़्यादा वोल्टेज इस रिक्वायर्ड होता है आर्क डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम बीच में एयर गैप में सिस्टम को यूज करना होता है। और इलेक्ट्रोड्स हमारे इसमें कार्बन और ग्रेफाइट के ही होते हैं और टेम्परेचर इसमें ज़्यादा हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए आपकी जो आर्क फर्नेस होती है ना उसमें हम इसको यूज करते हैं। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है जो हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस का था कि हम उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं डायरेक्ट आर्क फर्नेस। इनडायरेक्ट में क्या होगा, हम पहले आर्क डेवलप कर रहे हैं, फिर उसका जो इफ़ेक्ट है उसके थ्रू हम हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि हम उसको डायरेक्टली नहीं आपको चार्ज में उसको इमर्ज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है उससे हम हीटिंग इफ़ेक्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका आर्क फर्नेस हो जाएगा। ऐसे ही
अब हम बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग की। ये आपके दोनों जो भी मैंने पढ़े वो लो फ्रिक्वेंसी हीटिंग की, चाहे आपका रेजिस्टेंस हीटिंग हो या आर्क हीटिंग हो, वो आपके लो फ्रिक्वेंसी हीटिंग है। हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग आपका क्या होता है कि हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे, जो आपकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, उससे ज़्यादा हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि जो पावर फ्रिक्वेंसी हमारी है 50 हर्ट्ज़ की इंडिया में जो होती है, और जो हम हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग है उसमें हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन, कन्वक्शन और रेडिएशन से होती है। जो हमारा पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग है, चाहे वो रेजिस्टेंस हीटिंग हो, चाहे हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग हो या हमारा आर्क हीटिंग हो। लेकिन जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इनसाइड द मटेरियल, यानी कि आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से हमारा हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग काम करती है। और आपका जो हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंडक्शन हीटिंग और दूसरी होती है डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग। यानी कि अगर हमें फेरोमैग्नेटिक या नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को गर्म करना है तो उसके लिए हम इंडक्शन हीटिंग यूज करते हैं। अगर हमें इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करना है तो उसके लिए हम डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले बताइए कि आपको पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया है। पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग मीन्स आपका रेजिस्टेंस हीटिंग या आर्क हीटिंग होता है। हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग मतलब आपका इंडक्शन हीटिंग या डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है। तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, गुड। तो इस तरह से हमारा हमें ये प्रोसेस आपके होते हैं, तो आपको इनका बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है, आर्क हीटिंग क्या होती है हमारी, इंडक्शन हीटिंग अभी हम पढ़ेंगे, देन आपका डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग है। इंडक्शन हीटिंग को आप इंडक्शन कुकर जो हमारे होते हैं, इंडक्शन हीटर होते हैं, उनको आप देखते ही हो कि वो आपका हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग का यूज करते हैं। अब इंडक्शन हीटिंग में आपका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं, जो हमारा ये एक इंडक्शन इफ़ेक्ट आपका होता है, या सिंपली कहें फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि जब भी हम किसी करंट करेंट कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, या उससे आपका जो ईएमएफ है वो -NdΦ/dt होता है। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र हीट को कर सकते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है। तो वो इफ़ेक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसमें आपका वाइंडिंग्स होती हैं और ऑब्वियसली उसमें आपका जो हीट डेवलप होगी वो कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैसी आपने कपलिंग की हुई है उनकी, या जो आपका रेजिस्टिविटी है वो कैसी आपकी है। तो ये सारा हमारा, और इसमें जो यूज होते हैं ये आपके हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट, ये इफ़ेक्ट हम यूज, क्योंकि जैसे ही हमें किसी भी मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हीट करना होता है तो जो हमारे एडी करंट लॉस या हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं वही हमारा हीटिंग इफेक्ट देते हैं। यहाँ पे जो हमने BH कर्व पढ़ा हुआ है आपका, उसको अगर हम काउंट करें तो वो आपका यहाँ पे काम करता है कि आपका जो ये लॉसेस आपके हैं, है ना, इनसे जो हीट निकल रही है वो आपका ये हीटिंग इफेक्ट। अब इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि वो टाइप्स उसका क्या है कि हमारा डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस है या इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, तो जैसा भी हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है। इफ़ेक्ट आपका एक ही है कि आपका चाहे वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो, चाहे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हो, या डायरेक्ट आर्क फर्नेस हो, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस हो, या आपका डायरेक्ट कोर इंडक्शन फर्नेस हो, इनडायरेक्ट कोर फर्नेस हो आपका हो, प्रोसेस आपका सेम ही है। ठीक है, नहीं,
यानी कि आपका यहाँ पे सप्लाई रहेगी आपकी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी है। जैसे ट्रांसफार्मर आपका होता है, एक कोर हमारी हो गई, अब प्राइमरी से हमें सेकेंडरी पे हीट को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो सप्लाई हम प्राइमरी पे देंगे और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट है उसका इफ़ेक्ट हमारा दूसरी तरफ जो भी हमारा इंडक्शन फर्नेस लगी हुई है उसमें चार्ज रखा हुआ है, उसको हमारा हीटिंग प्रोसेस आपका अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपका ये तो आपका अलग अलग है। वर्टिकल कोर आप ली है, ये आपका होता है वर्टिकल कोर, एक जिसको हम अजैक्स वियार्ट इंडक्शन फर्नेस यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइमर ओबियसली दो चीज़ें आपकी रहें, देखो आपने ट्रांसफार्मर भी पढ़ा हुआ है कि एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी आपकी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी और आपका एक उसमें कोर होगी। तो उनका आपका अलग अलग है कि क्या किसी का एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है। तो ये आपको बस ध्यान रखनी है कि आपका इंडक्शन का ऑब्वियसली हाई पावर फैक्टर रहता है आपका, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपका ये होता है जब हमें हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स करना होता है, तो ये इनडायरेक्ट कोर टाइप आपका है, यानी कि प्राइमरी बाइंडिंग आपकी हो गई है, ठीक है। फिर उसको हम बीच में जो मटेरियल हमें हीट करना है, चार्ज जो हमें हीट करना है वो आपका बीच में रखा जाएगा। और आपका सेकेंडरी, जैसे हमने पढ़ा होगा आपने लीनियर इंडक्शन मोटर, नॉर्मल इंडक्शन मोटर को हमने स्ट्रेच कर दिया लीनियर इंडक्शन मोटर में, तो वो हमारा इनडायरेक्टली सिस्टम हो जाएगा। अब ये इफेक्ट आप सब देखते ही हैं, ठीक है। इंडक्शन हीटर या इंडक्शन के वो सब इफेक्ट देखते हैं यहाँ पर, कैसे वो मटेरियल्स को हीट करते हैं। अब बात करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी आपकी हीटिंग होती है, डाई इलेक्ट्रिक। आपने सुना भी होगा इसको हम, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम हीटिंग प्रोसेस में देखते ही देखते हैं, लेकिन अगर हमारा नॉन मेटेलिक मटेरियल है, यानी इंसुलेटर्स हैं, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है या ग्लास आपके हैं, उनको अगर हमें हीट करना है, ठीक है, तो हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं, ये आपका इलेक्ट्रिक लॉस आपके होते हैं, उसके लिए हम जो आपकी इंडक्शन हीटिंग थी वो आपकी इंडक्टर की से है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग रहता है, जिसमें हमारा एक तरीके से ये डायग्राम आपका है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जैसे आपका कैपेसिटर ही है, ठीक है। नहीं, वो आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। और जब हम ये सोर्स सर्किट हम उसको अप्लाई करेंगे, यानी कि सप्लाई अप्लाई करेंगे, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉसेज जो होंगे वो हमारा उनको हीट करने के लिए, जो भी आपके इंसुलेटर्स मटेरियल्स हैं उनको हीट करने के काम हमारे आते हैं। ये आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में, जैसे आपने ये फेजर डायग्राम पढ़ा होगा, सिंपली आरसी सर्किट आपका है, तो आई आर आपका इधर हो गया, रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं, कैपेसिटर में आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है तो आपका आईसी ऊपर हो गया है, और जो टोटल करंट आपकी रहेगी अब वो इन दोनों का फेजर सम होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो भी इफ़ेक्ट है डाइलेक्ट्रिक का वो आपका काम करता है, और हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हीटअप हो जाता है। फेजर डायग्राम में सेम वही चीज़ आपकी है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम यूज़ कहाँ करते हैं वो आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म हीटिंग हमारी पॉसिबल है, सारा जो भी हमारा मटेरियल वो हीट हो जाता है। जैसे आपका पेपर को सुखाने के लिए ड्राइंग ऑफ पेपर या लकड़ी जो आपकी है, ग्लूइंग आपका है, हीट सीलिंग आपकी है ना, अलग अलग आपके बहुत सारे सिस्टम हैं जिसको हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस हमारा अब एक, अगर हम समरी यहाँ पे देखें तो बेसिकली हमें दो चीज़ें यहाँ पे देखनी थी कि दो टाइप की हमारी हीटिंग होती हैं। अगर इसको हम समरी करें कि आपका एक होती है हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग, एक होती है पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग में हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग था और दूसरा हमारा आर्क हीटिंग था।
जबकि जो हमारे हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग है उसमें एक इंडक्शन इफेक्ट है। इंडक्शन मीन्स आपका इंडक्टिव हीटिंग थी आपकी, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में आपका एक तरीके से कैपेसिटिव हीटिंग उसको हम कह सकते हैं। और इन चारों से हम अलग अलग टाइप की हीटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कल हम इस पे जो ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं हीटिंग इफेक्ट के या हीटिंग सिस्टम के, आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग यहाँ पर हमारा है, इस पे जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कल हम इसमें स्टडी करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हीटिंग प्रोसेस में आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स या किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमें एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, या रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है, आर्क हीटिंग क्या होती है, या आपका कैपेसिटिव या इंडक्टिव हीटिंग है वो क्या होती है, हीटिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, या एडवांटेज क्या होती है इलेक्ट्रिक हीटिंग के बाकी के कंपैरिजन में, कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब हमें आइडिया एक रहना चाहिए। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अगर किसी को कुछ में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी तो कल हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ही, जहाँ पे हम कि किस किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके बनते हैं वो हम वहाँ पे देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, आपको अच्छे से सुनने से लिए यहाँ पे।